अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है दियामर बादशाह डैम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मैं जो है वो आज अपना व्यू देने से पहले सबको ये अर्ज़ करूंगा कि इस वीडियो को, इस ओपिनियन को, इसको ना कोई हमें सिंधी बनकर, ना पंजाबी बनकर, ना गिलगिती बनकर, ना कोई और नहीं बन के, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सुनना है। अगर पाकिस्तानी बन के सुनेंगे तो पाकिस्तान का ये मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए जो बेहतरीन फैसला होगा वो होना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो फैसला होगा, मतलब पाकिस्तान की बेहतरी का मतलब है पाकिस्तान में बसने वाली आवाम, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर बसने वाली आवाम, क्योंकि आवाम के बगैर तो कोई मुल्क कुछ नहीं होता। हम कभी एंटार्क्टिका, जहाँ पे कोई आवाम नहीं रहती, वहाँ जाके जो है वो उसके लिए कोई पेट्रियाटिज्म नहीं है किसी भी मुल्क के किसी भी लोगों के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई लोग नहीं रहते। तो इसलिए लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट मेक्स अस पाकिस्तान इज लोग हमें पाकिस्तान बनाते हैं। सबसे पहले जनाब ये दियामर बादशाह जो डैम जो है वो 1998 में इसका जो है वो संग बुनियाद रखा गया था। अभी फिर बीच में रुक गया था। फिर अभी 13 मई वेंसडे को इमरान खान साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें 442 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था ये, और इसकी जो लागत है टोटल वो 1406 बिलियन रुपए है। 1406 बिलियन जो कंप्लीट होगा 2028 में, मतलब 8 साल बाद। और 8 मिलियन एकड़ फुट की इसकी कैपेसिटी है। 272 मीटर की इसकी हाइट है। इसका मतलब ये आरसीसी वाला डैम दुनिया का टॉलेस्ट, लंबा तरीन वो आरसीसी वाला डैम होगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 4500 मेगावाट, और जो कंट्री की स्टोरेज कैपेसिटी में 30 दिन से 48 दिन तक कर जाएगा। मतलब जो हम बिजली जो स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं, मतलब अगर हम अगर 30 दिन तक अगर हम बिजली ना बनाए तो भी हमारे पास आज मौजूद है, और ये 30 दिन से बढ़ा के 48 दिन कर देगी। अब इसमें लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं, डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द कंट्री। जीबी कोहिस्तान के बीच के एरिया में ये बन रहा है, तो वहां के लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं। वो कहते हैं कि जनाब हम यहाँ आबा व अजदाद की प्रॉपर्टीज हैं, वहां रहते हैं इतने अरसे दराज से, हम यहाँ पे जो है वो अपना धंधा करते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का जरिया है, हम यहाँ की गलियां, रास्ते, हर चीज जानते हैं, हमें यहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, और हम जो है वो हमें इसके लिए प्रॉपरली कंपनसेट भी नहीं किया जा रहा। हमें नहीं पता हम अपने बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को लेके कहाँ जाएंगे। मीडिया पे गिने चुने लोगों को दिखाया जा रहा है कि जो है कि लोग जो है वो दियामर बादशाह डैम बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों की तरफ अंदर चले जाएं तो सही ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, सिंध के लोगों का ऑब्जेक्शन है। सबसे पहले तो सिंध का जो वफाक के साथ जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, कि कभी भी उनको जो है वो वफाक के ऊपर ट्रस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो सिंध के लोगों को जो लगता है, वो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज सिंध से आते हैं लेकिन वो सिंध पर खर्च नहीं होते, इसलिए लैक ऑफ ट्रस्ट है। दूसरा उनको ये है कि उनका पानी, जो पानी उनको ज़राअत के लिए चाहिए, जो पानी उनको जो है वो अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए चाहिए, एक लिविंग के लिए चाहिए, क्योंकि सिंध के अंदर तकरीबन मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ज़राअत और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो वो उसके लिए जो पानी वो उनको मिलता है वो चुरा के पंजाब ले जाएगा, वफाक जो है वो पंजाब को दे देगा, क्योंकि पंजाब की अक्सरियत होती है वफाक में, तो इसलिए जो है वो वफाक हुकूमत हमेशा पंजाब को फोकियत देती है, मतलब उनको बेटर ट्रीटमेंट देती है। ये सिंध के लोगों के खदशात हैं, जो फिर ये कहते हैं कि इसलिए हम इंडस सिंधु दरिया पे कोई भी डैम नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात ये कि ये इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन भी है, क्योंकि अपर रैपेरियन उसको कहते हैं जो किसी दरिया के ऊपर वाले, जहाँ से नीचे दरिया आ रहा है,
वहां पे रहता है उसको अपर रैपेरियन कहते हैं। तो इस सिंधु वाले केस में पंजाब इज अपर रैपेरियन इन पाकिस्तान और सिंध वाले जो है वो लोअर रैपेरियन है। तो वो लोअर रैपेरियन वो है जो नीचे वाले उसमें दरिया के नीचे वाले हिस्से तक पे रहते हो। तो हम इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, सिंध के लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि लोअर रैपेरियन के मर्जी के बगैर आप जो है वो अपर रैपेरियन कोई भी डैम नहीं बना सकता। गवर्नमेंट क्या कहती है जनाब? गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम तो इसके साथ जाएंगे, हम तो बनाएंगे। ऑपोजिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सारे ऑन पेज हैं। ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली क्योंकि सिंध के लोगों का ये कंसर्न है और सिंध के लोगों की जमात जो रिप्रेजेंटेटिव जमात है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फेडरल गवर्नमेंट। तो उनकी तरफ से इसको कोई ऑपोजिशन भी नहीं है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के। अच्छा, पंजाब के लोगों का क्या रद्द अमल है? काफ़ी वीडियोस आई जिसमें मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि सिंध के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या वो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, ये डैम तो पाकिस्तान की मोहब्बत के मतलब पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ही तो बन रहा है। अब ये सारा मामला है, इस पे मेरा व्यू जो है मैं आपको अभी दूंगा। उससे पहले ज़रा मैं दुनिया के व्यूज आपको दे दूं कि एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, 22-25 मिनट की है, वो जरूर देखिएगा, रिवर रन्स थ्रू अस। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों ने तकरीबन 70 मुख्तलिफ ममालिक में से 120 नदियां दरिया जो हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हुए आपको बताया है कि तकरीबन पूरी इन 70 कंट्रीज में इन 120 दरियाओं के ऊपर जो है 2 अरब लोगों से ज्यादा वो अपनी कमाई का जरिया वहां से बनाते हैं, जिनके ऊपर 50,000 डैम बने हुए हैं पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से 80 लाख से ज्यादा लोग दर बदर हो चुके हैं पूरी दुनिया में और जिसकी वजह से तकरीबन 50 करोड़ से 80 करोड़ लोगों ने अपनी इनकम, कमाई का जरिया, उनका खाना और उनका पीना वो मुतासर हुआ है, जो डैम के डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे वाले हिस्से पे रहते हैं उनका। अब सिंधीज क्यों पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो, क्या उनको पाकिस्तान से प्यार नहीं? क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट की जो बात है उनको क्यों नहीं पसंद आती? जरा चलते हैं इस पे जवाब देते हैं कि ये सिर्फ सिंधी का मसला नहीं है, कोहिस्तानी और गिलगित बल्तिस्तानी यही कह रहे हैं। अच्छा, छोड़ दें, पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, बांग्लादेश की मिसाल ले लें। चिटागोंग में एक रिवर पे बन रहा था डैम जिसपे 8 लाख लोगों ने 25 साल तक स्ट्रगल की। पैराग्वे में एक डैम बना जिसने डैम रातों रात लोगों के घर, उनके आबा व अजदाद की प्रॉपर्टीज वो अंडर वाटर आ गई और वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनके सोर्स ऑफ इनकम आज तक उनको नहीं मिला और वो 17 साल से अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। मेक्सिको में एक छोटा सा शहर जिस पे डैम बनने जा रहा था, छोटे से शहर को बचाने के लिए 2010 के अक्टूबर में पूरी दुनिया के 54 कंट्रीज में से 350 रिवर एक्टिविस्ट जो है वो आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां पे। ये भी यूट्यूब पे आपको जो है वो मिल जाएगी, छोटा सा इतना सा टाउन बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में मैरी रिवर के ऊपर डैम बन रहा था जिसके ऊपर लोकल लोगों ने 3.5 साल से ज्यादा स्ट्रगल की। फाइनली गवर्नमेंट को मनवा लिया कि वो डैम नहीं बनाएंगे। इसी तरह कीनिया, अर्जेंटीना, पेटलोनिया और बहुत सारे दुनिया के ममालिक में इस तरह लोग फाइट कर रहे हैं कि रिवर्स पे डैम ना बनाओ, स्पेशली जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं और वो लोग जो डाउन स्ट्रीम पे रहते हैं, जो लोअर रैपेरियंस हैं वो। तो अब ये सोचना है कि क्या वाकई ये डैम बनाना अच्छा आइडिया है या नहीं है। देखें, इसको हमने सिंधी पंजाबी होके नहीं देखना, हमने इसको देखना है कि डैम बनाना अच्छी बात है या नहीं है, मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं है। तो आइए ये देखते हैं कि ये अच्छी बात है या नहीं है। पहले तो हम पूछेंगे कि भाई क्यों अच्छी बात है, तो बोलेंगे कि जनाब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हमारी जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन होगी 4500 मेगावाट की जो है वो हमें बिजली मिलेगी। उसके साथ साथ हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 30 दिन से 48 दिन बन जाएगी। अच्छा,
तो दूसरा रीजन देंगे कि आप जब पानी की किल्लत होगी तो रिजर्व वाटर के जो जो पानी जो हम स्टोर करेंगे, जो जमा करेंगे, वो हम छोड़ देंगे किल्लत के वक्त। और तीसरा ये कि हम फ्लड वगैरह आते हैं तो फ्लड से बच सकते हैं, पानी इधर जो है वो भेज देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पे आ जाते हैं कि ये जो जवाब है वो कैसा है। पाकिस्तान की तकरीबन जो कैपेसिटी, जो उनको नीडेड एनर्जी है, जो बिजली चाहिए, वो 22,000 मेगावाट है और हम तकरीबन 18 हज़ार के मेगावाट के करीब जो है वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। 64% जो हम प्रोड्यूस करते हैं बिजली, वो करते हैं तेल वगैरह से। 64% जो सबसे हार्मफुल है, सबसे नुकसानदेह तरीन जो सोर्स है एनर्जी का, और दुनिया के लिए भी, इस माहौल के लिए भी, क्लाइमेट चेंज के लिए भी, वो 64% उससे हम बनाते हैं। फिर न्यूक्लियर से भी बनाते हैं, पानी से तकरीबन 27% हम बनाते हैं, और रिन्यूएबल मतलब जे सूरज से, और विंड मतलब हवा से, और टाइडल मतलब ये जो समंदर की छोलियां होती हैं उनसे, लहरें जो होती हैं उनसे, वो सिर्फ 4% बनाते हैं। लेकिन ये हमारी जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसकी कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? बलूचिस्तान में तकरीबन 1100 किलोमीटर का विंड कॉरिडोर है, जिसमें एक अमेरिका की एजेंसी कहती है कि हम 132 गीगावाट्स की बिजली बना सकते हैं। हमें जरूरत कितने की है जनाब? 22,000 मेगावाट्स की। मेगावाट मतलब गीगावाट से कम होता है। जब 1 मेगावाट जो है वो 1000 मेगावाट बनता है, तब जाके 1 गीगावाट बनता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको विंड से इतनी मिल सकती है, क्यों नहीं बना रहे हैं हम? उसके अलावा हमारी जो टाइडल कैपेसिटी है, टाइडल मतलब लहरों से 8,000 मेगावाट बना सकते हैं हम। दियामर बादशाह से कितना बना रहे हैं? 4500 मेगावाट, जहन में रखिएगा। सोलर, सूरज से कितनी बना सकते हैं? 2019 से लेके 2028 तक 3.8 गीगावाट्स बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे? अच्छा, इसके बारे में जो साइंसदानों की राय है, जो एनर्जी से रिलेटेड जो लोग हैं, एक है लोरी गुरेरा स्टोन, जो सोलर एनर्जी यूएसए से बिलोंग करती है। वो कहती है कि तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ लोगों के पास दुनिया में बिजली नहीं है, और डैम जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट हल नहीं है। वो कहती है कि आप जो है वो छोटे छोटे जो है वो माइक्रो हाइड्रो, जिनको प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसमें डैम की जरूरत नहीं पड़ती, पानी से ही बनाया जाता है, वो बनाएं। सोलर एनर्जी बनाएं, उस सोलर एनर्जी से बनाएं, टाइडल से बनाएं, विंड से बनाएं, इनसे बनाएं, वो ये कह रही है। उसके बाद आपका जो दूसरा रीजन है कि हम पानी जो है वो रिजर्व, जब पानी की किल्लत होगी तो वो जो हमारा स्टोर किया हुआ पानी होगा वो हम दे देंगे। तो आपको एक चीज जो है मैं आपको अर्ज करूं कि यही चीज मैरी रिवर पे हुई थी कि वहां पे स्टोरेज के लिए डैम बनाया जा रहा था। 3-3.5 साल की स्ट्रगल में उन लोगों ने अवेयरनेस बढ़ाई और ये लोगों को बताया कि पानी को कम इस्तेमाल करो और पानी को बचाओ, कंजर्व करो। आहिस्ता आहिस्ता वहां पे उस इलाके में, ये ब्रिस्बेन का इलाका है ऑस्ट्रेलिया में, जो ब्रिस्बेन लोग बहुत सारे जानते भी होंगे। ब्रिस्बेन के इलाके की ये रिवर थी, वहां के लोगों के अंदर इतनी 3.5 साल में अवेयरनेस बढ़ गई कि एक वहां का एवरेज बंदा 350 लीटर पानी का इस्तेमाल करता था एक दिन में। इस 3.5 साल के बाद वो 350 लीटर पर डे से कम होके 150 लीटर ऑफ पानी जो है वो, पानी का 150 लीटर मतलब 200 लीटर की कमी आ गई, सिर्फ लोगों के रवैये चेंज होने से। तीसरा कि हमें जो है वो फ्लडिंग से, हमें सैलाब से बचाएगा। अब सैलाब के लिए जो है मैं आपको एक क्लाइमेट चेंज के एक्टिविस्ट है, आपके साइंटिस्ट ही है, वो श्रीपद धर्माचारी, वो इंडिया के हैं। क्योंकि अब वो इंडिया के हैं तो शायद उसकी बात ना सुने, लेकिन वो साइंटिस्ट है, उसकी बात सुननी पड़ेगी। वो कहता है कि क्लाइमेट चेंज will have huge impact on how rivers will flow, how much water will flow in the river, and when water will flow. Dams all over the world, including Diamar Basha Dam,
have been designed without any consideration to climate change. कह रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज को बगैर कंसिडरेशन के पूरी की पूरी दुनिया में डैम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो आपका डिटरमिन करेगा कि पानी कितने फ्लो से आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। ये सारी चीजें आप कैसे जो है वो इसको जो है वो बगैर सोचे कैसे कर सकते हैं। किसी साल में जो है वो ज्यादा ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो फिर आप जो फ्लो रखते हैं डैम में क्या होता है। अच्छा, एक और चीज है कि रिवर का जो है ना एक अपनी मौज होती है, एक अपना फ्लो होता है रिवर का, वो ऊंच और नीच के साथ जाती रहती है। लेकिन डैम के अंदर ऊंची जो लहरें हैं वो नहीं होती, नीचे वाली होती हैं। तो ऊंची जो है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। ये जो नहीं है, इस वजह से दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब ग्लेशियर्स ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा, ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट होंगे तो पानी बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा डैम जो है वो भर जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि उसमें जो है हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आसपास के इलाके कम से कम भी 15 से 20,000 किलोमीटर दयामर बाशा डैम जो है ना वो तबाह कर सकता है फ्लड के हालत में, फ्लड के सूरत में। ठीक है, उसके बाद ये है कि जब ये फ्लो कम हो जाएगा लीन सीजन्स में, मतलब जिसमें जो सीजन आपका जो है, जब आप एक फसल तैयार करके जो है उसके बाद आप जमीन को रेस्ट देते हैं, उस सीजन में जब पानी का फ्लो कम भी होता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर तो ये आपका पानी जो है वो इतना स्टोर ही नहीं हो पाएगा, मतलब ऊपर से ही इतना नहीं आएगा। तो आपका इतना बड़ा 1400 अरब का जो रुपए का जो डियामर बादशाह डैम वो वहां पे इन्वेस्टेड होके पड़ा रहेगा, तो किस फायदे का होगा, वो कह रहा है। इसलिए वो कहता है कि सबसे बेहतरीन ये है कि छोटी छोटी चीजें बनाओ, छोटे छोटे जो है वो डैम अपना प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो सोलर, टाइडल, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी से, और डैम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लॉरी स्टोन भी यही कह रही है, उसका भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, उसके बाद मैं आपको जेफ ऑपमैन जो नेचर कंजर्वेटरी यूएसए का जो है ना वो वहां पे साइंटिस्ट है, वो क्या कहता है फूड प्लेन्स के बारे में। फूड प्लेन्स क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। वो कहता है कि नेचुरल रिवर हैज डिफरेंट फ्लोज which do different things, and high flow converts a river to its floodplain, which is the most productive part of the river. Dams disrupt the capacity connectivity and you don't have high flow anymore. अच्छा, फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं ये पहले समझने की जरूरत है। फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वो जब रिवर चलती है तो रिवर के आसपास के जो बैंक्स पे जो जहां पे पानी की सूरत में वो पानी जो है ना वो फैलता है, यूं फैल के जो है वो उस खुश्क एरिया पे पानी लगता जाता है। तो उससे क्या चीजें होती हैं, वो फ्लड प्लेन्स करते क्या क्या है। एक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी को फिल्टर करते हैं, मतलब आपको पानी को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पानी को खुद ही फिल्टर कर देते हैं और आप जाके जो है वो पानी उठा के पी सकते हैं। बहुत सारे एरियाज में, कुछ एरियाज में इतना ज्यादा फिल्टर नहीं होता तो उसको आपको भी ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है। दूसरा वो क्या करते हैं, आपको उसमें सेडिमेंट्स वो बनाते हैं, जो सेडिमेंट्स को जियोलॉजिस्ट जो तारीख पढ़ते हैं, इन रॉक्स को पढ़ के, इन पत्थरों को पढ़ के जो आपको तारीख बताते हैं, तकरीबन इन फ्लड प्लेन्स की वजह से कम 1,00,000 साल की हिस्ट्री आपको जो है ना मालूम हो सकती है। उसके अलावा ये फ्लड प्लेन्स जो हैं ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है रेलवेज, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। आप इस पे अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो है वो बहुत सारी रिवर्स दुनिया में, इंडस के ऊपर भी लोग जो है काफी आके उनके बैंक्स पे बसते हैं क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स की वजह से। ये मिसिसिपी में भी हुआ हुआ है, मिसिसिपी रिवर यूएसए में, वहां ये अर्बन प्लानिंग की गई है उसके फ्लड प्लेन्स पे। तो ये बहुत बड़ा फ्लड प्लेन्स का फायदा है। ये जो जेफ ऑपमैन है वो ये कह रहा है कि भाई जब आप डैम बनाते हैं तो जो नेचुरल फ्लो होता है,
जो एक दरिया का, वो दरिया का नेचुरल फ्लो जो है वो फ्लड प्लेन्स बनाता है, उनको जो है वो रिच करता जाता है। लेकिन डैम्स उस फ्लो को जो है वो रोक देते हैं। जब वो रोक देते हैं तो नैरो एक बन जाती है रिवर, उस रिवर के ऊपर फिर आबादी नहीं हो सकती। ठीक है, अब जल्दी से, बहुत सारी रिसर्च आप लोगों के लिए की है। उसके बाद आप आए कि फ्लडिंग, हाँ, कि ये फ्लडिंग के लिए बचा पाएगी या नहीं, इसका मैंने आपको बता दिया कि श्रीपाद धर्म अधिकारी, उसने क्या बोला था, मंथन रिसर्च सेंटर का वो साइंटिस्ट है जिसने बोला था कि ये भाईजान बहुत रिस्की है, ये ओवरफ्लो करेगा तो आप फ्लड्स और ज्यादा आ जाएंगे, बहुत रिस्की है, इसलिए ये नहीं कर सकते। अब हम आते हैं फ्लड प्लेन्स के तरफ वापस। ये जो चीजें हैं फ्लड प्लेन्स, ये आपको इतने जो फवायद देती हैं, इसकी वजह से सिविलाइजेशंस बनती हैं। सिविलाइजेशंस आपको दुनिया के अंदर 3 बड़ी बड़ी रिवर्स पे 3 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस आपको मिलेंगी। एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसकी हजारों सालों की तारीख है, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के बीच की सिविलाइजेशन है, जो आजकल इराक और सीरिया, शाम और इराक के जो इलाके हैं इनको कहा जाता है। यहां पे एक सिविलाइजेशन बसती थी इन 2 दरियाओं के बीच में, जिसकी एक तारीख है, जिन्होंने एक जो है अरसे दराज तक एक सिविलाइज्ड कौम थी, जिन्होंने दुनिया को बहुत ज्यादा फायदा दिया। दूसरी सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जो दरियाए नील के बैंक्स पर बसी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने जो है भी दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो वहाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन का हिस्सा माना जा सकता है। वो जो वहाँ पे आपके पास जो पिरामिड्स हैं, आज तक के साइंसदान कभी भी इस चीज को जो है वो समझ नहीं पाए कि ये कहां से ये पिरामिड्स बने। इतनी अजीम एक सिविलाइजेशन थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और फाइनली एक इंडस तीसरी सिविलाइजेशन है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो आजकल पाकिस्तान की सिविलाइजेशन है, जो पाकिस्तान के एक बहुत दिल वाले सूबे सिंध की सिविलाइजेशन है। वो सिविलाइजेशन इस दरिया के ऊपर जो है वो आबाद हुई। उस सिविलाइजेशन ने भी, अगर मोहनजोदारो में चले जाएं, हड़प्पा में चले जाएं, तो उन्होंने क्या दुनिया को करके दिखाया है। ऐसे ऐसी चीजें आप चले जाएंगे, अगर आप 5000 साल पहले उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे, उनकी ईंटें देखेंगे, उनकी जो है वो उनकी वहाँ जिस तरह से वो जॉब्स उनकी जो होती थी, जो काम करते थे, जिस तरह की क्राफ्ट्स आर्ट्समैन थी उनके पास, वो आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि ये हमारी हिस्ट्री है। ये सिंध उसी इंडस सिविलाइजेशन का आज ये हिस्सा है, जो कभी पंजाब भी हुआ करता था, जो कभी हड़प्पा कश्मीर तक ये इंडस सिविलाइजेशन है। ये उसी सिविलाइजेशन के लोगों को ये डैम तबाह कर सकता है। बदीन, अगर समंदर में पानी नहीं गया, फ्लो, ये जो पानी जो रिजर्व होगा, ऑब्वियसली समंदर को पानी चाहिए होता है, वो हर साल अगर नहीं गया तो फिर ये समंदर आगे आता जाता है। समंदर आगे आता जाता है तो फिर बदीन आधा डूब चुका है, फिर पूरा डूब जाएगा। उसके अलावा लोगों का यहाँ पे रहन सहन, उनका कारोबार, उनका फसल, उनकी ज़मीनें तबाह हो जाएंगी, वो उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वो लोग मर जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान बनाते हैं। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? मतलब हमने क्या कुछ लकीरों को जमीन पर बना के उसको पाकिस्तान का नाम देके इंडिया और अमेरिका और जो है वो अपना इंग्लैंड चले गए क्या? कि भाई वहां से बैठ के देखेंगे कि एक जमीन का टुकड़ा रखा हुआ है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिससे हमें बहुत शदीद प्यार है। नहीं, हम इस धरती पे रहे, इन बाउंड्रीज को बना के जब लोग एंटर हुए तो लोगों ने पाकिस्तान बनाया। लोग नहीं होंगे तो पाकिस्तान मतलब क्या?
अगर पाकिस्तान में एक बंदा भी जिंदा नहीं रहे तो क्या मतलब पाकिस्तान क्या है? ये जो हम कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सोचो, तो पाकिस्तान के लिए सोचने का मकसद क्या है? पाकिस्तान के लिए सोचने का मकसद पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचना है, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचना है, जो गरीब किसान हारी है उसके लिए सोचना है, जो मजदूर है, जो मोची है, जो गधा गाड़ी चलाने वाला है, जो फ्रूट बेचता है रेडी पे, जो मजदूरी करता है, अपना दिहाड़ी लगाता है, जो आम छोटा मिडिल क्लास का बंदा है, जो बिजनेसमैन है, जो हर आपके जो है वो मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, हर कोई है, ये बनाते हैं पाकिस्तान। हम सारे जब मिल जाते हैं तो बनाते हैं पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब है पाकिस्तान के लोगों के साथ मोहब्बत। ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत बहुत बड़ा एक वेग आइडिया है कि पाकिस्तान की आप क्या क्या हदूद से मोहब्बत करते हैं, लकीरों से मोहब्बत करते हैं। जमीन का टुकड़ा बगैर लोगों के आबाद नहीं है, वो वैसे ही रखा हुआ है, क्या हम उससे मोहब्बत करते हैं? नहीं। इस तरह तो जमीन अंटार्कटिका में रखी हुई है, उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत क्यों करते हैं हम इस जमीन से? क्योंकि इस पे हम बसते हैं, हमारे लोग बसते हैं, प्यारे प्यारे लोग बसते हैं, हमारे कल्चर्स हैं। गिलगित का कल्चर है, बल्तिस्तान का कल्चर है, आपका पश्तो कल्चर है, बलोच कल्चर है, सिंधी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, सराइकी है। यहां पे बहुत सारे, यहां पे हमारे पास हिंदू जो है वो अपना एक एडिशन दे देते हैं, हालांकि वो सिंधी कल्चर का हिस्सा है बहुत, लेकिन एक जबरदस्त टच वो भी देते हैं अपने रिलीजन के थ्रू, और मुसलमान सिंधी जो है वो अपने रिलीजन के थ्रू। एक कल्चर हमारे पास डेवलप हुआ जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है। पाकिस्तान से मोहब्बत का मकसद यही है कि पाकिस्तान के लोगों की जान और माल, इज्जत और आबरू महफूज हो, वरना तो बाउंड्रीज के साथ किसी को भी मोहब्बत नहीं होती। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि लास्ट टाइम जब हमने ये पाकिस्तान हदूद और लकीरों और पता नहीं जिनका ह्यूमन रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं, उन चीजों पे जब फोकस किया था तो हमें ढाका का डिबैकल देखना पड़ा था। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया था। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हमने बंगाली लोगों को क्यों नहीं अपना समझा, क्यों नहीं थे वो, क्या वो हमारे लोग नहीं थे? तो आज अगर हम गिलगित बल्तिस्तानियों को या कोहिस्तानियों को क्यों नहीं अपना समझते, हम आज बलोचों को क्यों नहीं अपना समझते, हम आज सराइकी को क्यों नहीं अपना समझते, हम आज सिंधी को क्यों नहीं अपना समझते? जब हम इन सबको अपना समझेंगे तभी बनेगा पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान। और इंडस सिविलाइजेशन के जो सिंध में रहने वाले लोग हैं वो तो बेचारे इतने सादे हैं, उनको तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी आपके पास यही है कि लोअर और अपर रैपेरियन, उनको ये आज तक हम लोगों ने नहीं बताया कि भाई लोअर अपर रैपेरियन का जो कानून है इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल कानून जो बैनुल अक़वामी कानून, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के खिलाफ मसला हो वहां इस्तेमाल होता है। एक सूबे का मुल्क के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो वहां पे इस्तेमाल नहीं होता। अगर कुछ एक दो चीजों में कहीं आपको इंटरनेशनल लॉ में कहीं एक इस तरह स्टेट, प्रोविंस वर्सेस स्टेट जो है कोई एग्जांपल मिल भी जाए इंटरनेशनल लॉ में, तो ये चीज हमें समझनी है स्पेशली सिंध के लोगों को कि इंटरनेशनल लॉ पाकिस्तान के ऊपर या किसी भी मुल्क के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जब तक वो खुद ना बोले कि हाँ ये बाइंडिंग है, मतलब लागू नहीं होता। तो इंटरनेशनल लॉ आपके पास अच्छे आर्ग्यूमेंट नहीं लेके आता। आपके आर्ग्यूमेंट्स वो हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह डैम बनाना, ना सिर्फ इंडस रिवर पे बल्कि किसी भी रिवर पे डैम बनाना ही गलत है। डैम बनाना नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान के लोगों के लिए नुकसानदेह है। और आपका जो हक आपको मिलेगा हर सूबे को, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाके मिलेगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक फेडरल बॉडी है जिसमें उसमें हर सूबे से मुंतखब आपके नुमाइंदे आपको रिप्रेजेंट करते हैं।
और आजकल आपको वहां रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? आपकी तर्जुमानी वहां पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कौन कर रहा है? जो आपका पानी शेयर करते हैं, जो शेयर आपको देते हैं कि इतना पानी आपको जाएगा और ये डैम बनेगा या नहीं बनेगा, ये फैसले वहां से आते हैं। वहां पे आजकल आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बैक टू स्क्वायर वन। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह आपके आपके स्कूलों, अस्पतालों, थानों को, आपकी ज़राअत को, आपकी जमीनों को, आपके घरों को तबाह कर दिया, पानी भी नहीं दिया। पानी के ऊपर भी वो चले गए भाई कि हाँ भाई बना दो, कोई मसला नहीं है। मतलब कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी तारीफ की जाए ना कम है। उनको मतलब आज तक उनसे जाके पूछे कोई कि आपको पता है कि फायदा और नुकसान क्या है किसी भी डैम बनाने का? दियामर बादशाह, कालाबाग, इनको आप छोड़ दें, किसी भी डैम बनाने का फायदा या नुकसान क्या है? एक अगर कोई एमएनए बता दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या तकरीबन सारी पार्टीज को नहीं पता होगा, लेकिन क्योंकि सिंध के लोग इस वक्त ऑब्जेक्ट कर रहे हैं और सिंध के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वफाक में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उनके एक भी एमएनए को नहीं पता होगा कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ये डैम जो अभी मैंने पूरी हिस्ट्री दी है पूरी दुनिया की, ये किसी को नहीं पता होगा कि पूरी दुनिया में 54 कंट्रीज में जो है वो इसके ऊपर, रिवर्स के ऊपर डैम्स ना बनने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविस्ट जो है वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इस सारी चीजों के बावजूद जब इतना प्रॉब्लम आपका है, तो क्यों आप जो है ये फिर भी डैम बनाने जा रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलें, ठीक है, वो एक जो है वो लोगों, आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं एक सर्व करती, लेकिन इमरान खान पीटीआई अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों का के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो वो इस बारे में क्यों नहीं सोचती? ये सवाल सोचने वाला है कि डैम क्यों? मतलब आपके पास सोलर एनर्जी जो आपको इस 4500 से 50 गुना ज्यादा एनर्जी दे सकती है दियामर बादशाह डैम से। आपके पास विंड एनर्जी जो 1000 गुना ज्यादा दे सकती है। आपके पास टाइडल एनर्जी जो 500 दफा ज्यादा दे सकती है। डैम क्यों? ये सवाल है बहुत बड़ा। ये सवाल का जवाब आपको जो है ना, मोजम्बिक एक मुल्क है अफ्रीका का, वहां पे मिलेगा। मैं वहां का आपको किस्सा बता देता हूं। एक बंदा है वहां, जस्टिका एम्बिएंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। उसका है डेनियल रिबेरियो, जो कहता है कि मोजम्बिक की जो गवर्नमेंट है ना, वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास डैम बनाने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, डैम बनाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने कहा भाई आप चलो जरा हमें चल के दिखाओ तो सही, हमें दिखाओ तो सही कि क्यों नहीं है ऑप्शन। तो वो 5-6 जगहों पर लेके गए। वो वहां पे कहते हैं कि ये देखें, ये जगह है, यहाँ पे सही डैम नहीं बन सकता, ये जगह है यहाँ पे भी नहीं बन सकता, यहाँ पे भी नहीं बन सकता, यहाँ पे भी नहीं बन सकता, ये छठी जगह पे बन सकता है। तो हमने कहा मतलब आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि डैम अच्छा कहां बन सकता है, आप ये देख ही नहीं रहे कि डैम के अलावा कोई और रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे जो आपको जो है वो आपका जो मसला है एनर्जी का वो हल कर देंगे। ये आप देख ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका इतना कोई, गवर्नमेंट ने इतना कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स एक अच्छा नहीं दिया? क्योंकि उस गवर्नमेंट में बहुत सारे पैसे वाले बिजनेसमैन जो है इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी इन प्रोजेक्ट्स में। अब उनको, वो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को फंडिंग इलेक्शंस के दौरान करते हैं, तो उनको खुश करना भी गवर्नमेंट का काम था। दूसरा ये था कि उन्होंने रिसर्च कभी की नहीं थी, उनको रिसर्च करनी ही नहीं थी, कोई मकसद ही नहीं था। तो कहता है कि ये इन्होंने इसलिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम, ये वो टेंशन क्रिएट किए हुए थे कि ताकि लोगों के अंदर मसले चलते रहें, इनके इन्वेस्टर्स भी खुश होते रहें और लोगों को जो है ना वो आप बेवकूफ़ भी बनाते रहें और आप जो है अपना काम भी करते रहें, इलेक्शन भी जीतते रहें और लोगों का भला भी ना हो। तो कहता है हमने अपने ऊपर लेके ना खुद से जाके जो है रिसर्च की और हमने वहाँ पे टाइडल, हमने जो है वो अपना विंड और सोलर और बाकी बायोगैस, ये तो मैं भूल गया, बायोगैस से ही बहुत ज़्यादा हम एनर्जी बना सकते हैं। ये सारी से बना के 14% से हम 40% तक जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी को अभी तक ले चुके हैं। मोजम्बिक एक छोटा सा अफ्रीका का कंट्री जो हमसे बहुत पीछे है,
बहुत पीछे है, मतलब डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। न्यूक्लियर पावर है भाई, हम 22 करोड़ लोग हम हैं, और हमारी जीडीपी अभी पिछले 3-4 साल तक 5-6% थी, ठीक है। और मोज़म्बिक जो जहां पे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि थर से ज्यादा बदतर हालात हैं वहां पे, वो कंट्री आप रिन्यूएबल एनर्जी में आपसे आगे जाता जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहां पर है कि स्टेक्स हैं, डैम बनाने के लिए स्टेक्स मौजूद हैं। ये 442 अरब रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा, फिर आप जाके रिसर्च कीजिएगा इसके ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट एक चाइनीज कंपनी के बीच में हुआ है, और एक कंपनी है पाकिस्तान की FWO। FWO का फुल फॉर्म भी जाके गूगल पे कीजिएगा और नाम भी देखिएगा, और फिर आपको शायद थोड़ा अंदाजा हो जाए कि इतना क्यों इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डैम बनने के लिए। तो बहरहाल, अगर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बचानी है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सोचना है, उनके जरिया मुआश के बारे में सोचना है, उनके आबा व अजदाद की पुरानी जमीनों के बारे में सोचना है, उनके दरबदर ना होने के बारे में सोचना है, उनकी रोजाना कमाई के बारे में सोचना है, बच्चों और बूढ़ों को, औरतों को खिलाने के बारे में सोचना है, तो ये डैम पाकिस्तान के हक में नहीं है। पूरे सिर्फ सिंध सूबे या गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के ये हक में नहीं है, किसी भी हक में नहीं है। मैं आपको आखिर में ये भी बताता चलूं कि 1990 से लेके 2015 तक यूएसए अपने कम से कम 1500 डैम तबाह कर चुका है। चाइना कर चुका है काफी सारे, जापान कर चुका है, फ्रांस कर चुका है। दुनिया डैम्स को डिसमेंटल करने की तरफ जा रही है, हम डैम बनाने जा रहे हैं। मतलब और कितना हम पीछे होंगे। दुनिया डैम डिसमेंटल खत्म करती भी जा रही है, हम डैम बनाने जा रहे हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये जो क्लाइमेट का हशर हो गया था, ओजोन लेयर का जो हशर हो गया था ना, जो इस लॉकडाउन की वजह से, बिजनेस बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कम CO2 एमिशंस एमिट हुए, उसकी वजह से ये जो फिर से ओजोन लेयर रिपेयर हो गई है, अगर ये नहीं होती तो हम जो है, हमारी जनरेशन्स जो है वो शायद 50-100 साल वाली भी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो नहीं बचती, हम तबाह हो जाते, ये मुल्क तबाह हो जाता। ये आपको अर्ज है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक रियल इशू है, सबसे बड़ा इशू है, फ्यूचर जनरेशंस का इशू है। ये मैं आपको बता दूं कि आज से 100 साल के बाद, 100 साल भी बहुत दूर की बात है, 50 साल के बाद पंजाब के लोगों की ही नेक्स्ट जनरेशन जो भी इस चीज को अपोज कर रहे हैं, मतलब जो लोग भी, बहुत सारे लोग इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि मीडिया पे जिन लोगों को 2-4 को सुना, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर सही इंफॉर्मेशन होती तो वो अपोज नहीं करते। जो लोग भी इसको अपोज कर रहे हैं, जितने लोग भी अपोज कर रहे हैं, उन्हीं के नेक्स्ट जनरेशन, उन्हीं की नस्लें बड़े होके शायद उनको बद्दुआ देंगी कि ये किस चीज को आप सपोर्ट कर रहे थे, हमारे लिए तो रहने लायक दुनिया बची नहीं है। पाकिस्तान तो जनाब इतना गर्म हो चुका है कि हम तो इसमें रह ही नहीं सकते, सऊदी अरेबिया से ज्यादा गर्म हो चुका है ये पाकिस्तान। पानी पाकिस्तान में है ही नहीं, पानी के ऊपर शायद हम इंडिया से जंग लड़ें, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, और जो किल्लत इतनी होगी, जो इतना ड्राउट होगा, जिसकी वजह से आपकी गर्मी इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, आप घरों से एसियों के बगैर निकल नहीं पाएंगे। आजकल ये होता है, लेकिन 50 साल बाद सोचें क्या होगा। तो इसलिए फ्यूचर का सोचें, अगली नस्लों का सोचें। अगली नस्लें जब यही 50-100 साल बाद ये वीडियोस देख रही होंगी ना फेसबुक पे, कि जो डैम की हिमायत में कह रहा था कि फलां लोगों को क्या प्रॉब्लम है, फलां लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उन्हीं के बच्चे उनको बता रहे होंगे, बता तो नहीं रहे होंगे क्योंकि ये जा चुके होंगे तब तक, उन्हीं के बच्चे उनको ये कह रहे होंगे कि आप क्या सोच के ये कह रहे हो भाई, ये तो आपने हमारा फ्यूचर ही तबाह कर, हमारा प्रेजेंट तबाह कर दिया। अपना आप उधर सोच के पता नहीं क्या किए जा रहे हो। इसलिए कोई भी स्टेप लेने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें कि क्यों कोई भी स्टेप अगर लिया जाता है तो क्यों लिया जाता है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी में है, बिस्मिल्लाह चलें करें, लेकिन ये पाकिस्तान की बेहतरी में नहीं है।
बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये बोलूंगा कि अगर कोई इख्तलाफ राय रखता है तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से भले कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।